वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना डीपी सर और नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स यानी चैप्टर नंबर 2 के पूरे 50 एमसीक्यूज जो काफ़ी बेहतरीन एमसीक्यूज हैं। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है नीट में इनके पूछे जाने के, नीट 2026 में। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप इनको देखिए, अभी जहाँ ना समझ में आए वहाँ आपको कमेंट करना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को दबाना ना भूले बिल्कुल भी। चलिए लेट्स स्टार्ट। अ हॉलो मेटल स्फीयर, सबसे पहले बात क्या कह रहा है, वो मेटल स्फीयर की बात कर रहा है। मेटल मतलब कंडक्टर। और कल से हम लोग एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और V यानी पोटेंशियल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी जो इसके सरफेस पे होगा वो अंदर भी सभी जगह होगा। तो हॉलो मेटल स्फीयर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। सो दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, यानी जो सरफेस पे होगा वही सभी जगह, इनसाइड भी सभी जगह वही होगा। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर सेम ही होगा। अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी आपका सेंटर पे 10 वोल्ट ही होगा, चूँकि मेटल है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज Q सर्टेन चार्ज इज कैरिड फ्रॉम पॉइंट A B C देन वर्क डन। अच्छा देखो, ये प्लस Q चार्ज रखा गया है, यहाँ सेंटर पे रखा गया है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो सेंटर से ये डिस्टेंस हो और ये डिस्टेंस हो, दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ये भी बराबर है सेंटर से भी, क्योंकि सब रेडियस ही है ये टोटल। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो वर्क डन होता है चेंज इन माइनस टाइम्स, अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो तो माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ देखें तो क्या डिस्टेंस होगा, ये Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 बाई R। और फिर जब यहाँ आएगा तो डिस्टेंस फिर भी कितना रहेगा, R ही रहेगा। तो U इनिशियल और U फाइनल दोनों क्या होंगे सभी केसेस में, KQ1 Q2 बाई R सेम ही रहेंगे। तो वर्क डन चेंज होता है और चेंज में क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। U फाइनल माइनस U इनिशियल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो इज लिस्ट अलोंग पाथ ए बी, नहीं ये भी गलत है। इज लिस्ट, ये भी गलत है। इज ज़ीरो अलोंग ऑल द पाथ, यस ये बिल्कुल सही है, परफेक्ट है आपका। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, मतलब ED की बात कर रहा है। ED का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ED होता है एनर्जी डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक यूँ कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली आपका E स्क्वायर मैच कर रहा है हमारे इक्वेशन से। 4 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर, सबसे पहले 4 कॉर्नर्स बनाते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं ये 4 इक्वल चार्जेस, ये भी Q है, ये भी Q है, ये Q है और ये Q है, ठीक है। ऑफ ईच साइड इज A, इसकी सभी साइड्स कितनी हैं, साइड्स भी दिया गया है A है, स्क्वायर है, सबकी साइड A ही दी गई है। वर्क डन इज रिमूविंग अ चार्ज माइनस Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज रखा गया है, इसको यहाँ से इन्फिनिटी पहुँचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो वर्क डन क्या होता है, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स देखें, या सिंपल अगर एक्सटर्नल वर्क कर रहा है तो हम लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लिख रहा है तो, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है, माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इस माइनस क्यू को कोई एक्सटर्नल ही ले जाएगा, तो एक्सटर्नल का वर्क डन फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल सिचुएशन। तो सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट इज, इन सब का भी आपस में रहेगा, तो मैं इनकी कंडीशंस भी अगर लिखूं तो इनका आपस में होगा, इनका आपस में होगा, इनका आपस में होगा और इनका आपस में होगा, ये इनिशियल सिचुएशन में भी रहेंगे। और जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये फाइनल सिचुएशन में भी रहेंगे। तो मैं उसको लिखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो कट आउट हो जाएंगे वो। तो सीधे इस माइनस क्यू का पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखो इस माइनस क्यू के चलते। जब भी ऐसा सवाल है तो टाइम बचाओ, इस माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो ये डिस्टेंस है आपका a/√2। तो ये हो जाएगा, 1 से लिखते हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -4kq² अपॉन, माइनस क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त चार्जेस का साइन लिखते हैं हम लोग, -4kq² a और √2 और प्लस वो भी लिख सकते हैं हम लोग 4kq², इनका आपस में भी, और ये भी आपस में भी रहेगा, इनका भी रहेगा, तो वो तो डिडक्ट ही हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कट जाएगा। u फाइनल सिर्फ इसके लिए लिखें, इन्फिनिटी जाने में 0। सो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट u फाइनल माइनस u इनिशियल। अगर तुम इन सब के चार्जेस को लिखोगे तो यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा और u फाइनल में भी वो ऐड करना पड़ेगा, तो वो सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे वो। तो ये फाइनल यानी आपका आ जाएगा 4kq² अपॉन a/√2 पर चला गया। तो वर्क डन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है देख सकते हो यहाँ पे अभी 4 मतलब 4 πε0a√2q², 4 से 4 कैंसिल, दिस इज √2q² बाई πε0a। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है बिल्कुल। तो ये ध्यान देना है हमें, बहुत से बच्चे इसको भी लिख लेते हैं फिर लास्ट में इसको कट नहीं करते हैं, तो गलत है। तो हमें जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं हम बस वहीं पे अगर सोचे तो जल्दी से भी आ जाएगा और परफेक्ट आएगा। A particle has charge plus q and particle B has charge 4q, each of them having same mass. When allowed to fall from rest through same electric potential difference. अब एक चीज़ सोचो कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस में फॉल करा रहे हैं तो डेफिनेटली उस पोटेंशियल एनर्जी, उससे एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो चार्ज 1 के लिए अगर हम लिखें इस चीज़ को, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ चार्ज 1 के लिए, सो काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल, सो QV इक्वल टू ½ m वेलोसिटी का स्क्वायर। और 4q के लिए लिखें तो 4qV इक्वल टू, दोनों का मास सेम है, हैविंग सेम मास, हाँ ठीक है, VB का स्क्वायर। तो ये लिख लें अगर 4qV बाई QV इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एक मिनट, VB स्क्वायर अपॉन VA स्क्वायर। तो VA बाई VB जो आएगा, हमसे VA बाई VB पूछा है, डेट इज द 1/2, चूँकि VB बाई VA 2:1, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें इधर, 4 identical charges 50 microcoulomb each are placed one at each corner of a square 2 meter. How much external energy required to bring another charge 50 microcoulomb from infinity? सेम क्वेश्चन है, उसमें डेटा था, उसमें डेटा नहीं था, इसमें डेटा है। तो पहले इन्फिनिटी से ला रहे हैं
और पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे अगर है 50 माइक्रो कूलम, तो यहाँ ला रहे हैं उसको, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो U इनिशियल कितना, वो तो 0 रहेगा। अब इसको काउंट करेंगे फिर से, तो ये 4 टाइम्स KQ² आएगा, और ये फाइनल में भी आएगा। तो मैंने U इनिशियल जो 0 लिया है कि मैं यहाँ के चार्ज को कंसिडर ही नहीं किया, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो अगेन ये फिर फाइनल वाले में आएगा और वो कट हो जाएगा। तो U इनिशियल मैंने 0 लिख दिया और U फाइनल, सिर्फ इसके चलते कितना कि अगर कुछ मन करे तो ये कांस्टेंट C लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम लगा ही दो। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ लाने में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेड डिस्टेंस 2 मीटर है, तो अगर ये 2 मीटर का है तो आप देख सकते हैं ये कितना होगा, पूरा 2√2, तो ये आपका सिर्फ बच जाएगा √2 वाले ऑप्शंस में ही आएंगे। 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 50 इंटू 50 2500 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन √2, दिस इज √2 प्लस C। तो वर्क डन एक्सटर्नल ही लेके आएगा, सो U फाइनल माइनस U इनिशियल, वो C से C अपने आप डिडक्ट हो गया, सिर्फ यही वाले टर्म बच रहे हैं। 4 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा 9 2 11, और ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 10⁻⁻1/√2, तो लगभग ये आ जाएगा आपका 10 25 100 और 10 यानी 90/1.414, तो 14 6 यानी लगभग 60 से ऊपर, तो 64 इज़ द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर वर्क डन। कितना, 64 जूल। 1.414 है, तो 14 6 84, और फिर आपका 6 आएगा, अगेन 14 4 56, तो 64 इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है। 2 point charges 100 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed at a point A and B respectively, AB equal to 40, the work done by external। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, कैसे देखें इधर क्या कह रहा है, एक बार देखते हैं इसको। 2 point charges 100 and 5, तो ये 2 point charges हैं, 100 माइक्रोकूलम और ये है आपका 5 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली, AB इक्वल टू, ये जो A है और ये B है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है 40 मीटर। तो इनके बीच कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 40 सेंटीमीटर, ओ सेंटीमीटर है ये, इंटू 10⁻⁻2। देख लेते हैं ये, चूँकि सारे ऑप्शन जूल में है, ये U इनिशियल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स एजेंट डिस्प्लेसिंग द चार्ज 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम B टू C। अच्छा, B टू C ले गया, एक्सटर्नल आया तो कहाँ ले गया, B टू C ले गया, एंड डेट इज 30 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस बिल्कुल कितना, 50 सेंटीमीटर। सो U फाइनल 9 इंटू 10⁻9 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻2। ये आएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। वर्क डन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, चूंकि एक्सटर्नल एजेंट है, जो डायरेक्ट डेल्टा U
और कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस डेल्टा यू, जबकि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट सिंपल डेल्टा यू। सो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एक कैसे कर सकते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 500 इंटू 10 पावर माइनस 12 ब्रैकेट 1 बाई, ये आपका बच जाएगा 5 और एक 10 ऊपर जाएगा तो ये बच जाएगा 5000 और यहाँ वहीं होगा सेम 1 बाई 4। तो ये देख सकते हैं दिस 3 दिस 9 एंड दिस कैंसिल 45 बाई 20 माइनस में आ जाएगा 5 20, तो 4 और 5 ये आ जाएगा आपका 20, यानी -9/4 जूल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। थोड़ा सा अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इज एक्सेलरेटेड। देखते हैं इसको। एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इन वैक्यूम, द फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फाइनल स्पीड आसान सवाल है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है 12m v इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर 2ev/m। स्पीड ही तो पूछ रहा है, बस सिंपल 2ev/m। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। वी वैक्यूम द फाइनल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट इज एज शोन बिलो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r बराबर 5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या पढ़ाई जाती है, -dv/dx। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, -ΔV/Δx ई। डेल्टा वी कितना है, तो डेल्टा वी है आपका 5, यहाँ से यहाँ तक का है 5 और ये है 2, मतलब ये नेगेटिव में आएगा 2। सो E इक्वल टू 2.5 वोल्ट पर मीटर। फाइनल आपका ये है, तो 0 - 5 और एक माइनस ऑलरेडी, ओहो गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, एक माइनस पहले का और एक ये माइनस इसका 2.5 ऐसे होगा, -ΔV/Δx। तो कंप्लीट है आपका ये भी एक तरह से। इसका स्लोप ही निकालना है, तो इस लाइन का स्लोप तो फिक्स ही रहेगा 2.5, सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन हियर। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E x डायरेक्शन इफ वर्क डन मूविंग ऑन अ चार्ज 0.2 कूलम थ्रू अ डिस्टेंस 2 मीटर along द लाइन। मतलब ये 60 डिग्री और हमें यहाँ से इस तरफ ले जाना है, तो वर्क डन आपका कितना है, 4 जूल। वो कह रहा है 4 जूल है ये। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, QE cos थीटा इंटू डी। ये आपका 4 जूल दिया गया है। चार्ज कितना है, चार्ज है 0.2। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, cos थीटा 61/2 और ये भी 2 से 2 कैंसिल। E की वैल्यू आएगी 4/0.2 यानी 20 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी है, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। Equipotential surfaces are shown in the figure, then the electric field strength will be। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चलेगी वो हायर से लोअर की तरफ चलेगी। तो अगर यूँ देखें तो, और परपेंडिकुलर टू सरफेस चलेगी, तो हम यहाँ से देखें तो डायरेक्ट ऐसे चलेगी। मैं तो कोई भी 2 सरफेस ले लो,
यहाँ से ये ऐसे सरफेस हमने ले लिया, ये वाला। अब हमें ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया गया, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा लेंगे। साइन 30 जो कि थीटा के ठीक सामने वाली चीज़ को निकालनी है, ये 90 डिग्री बनेगी, यहाँ भी ये 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस बनेगा। तो साइन 30 इक्वल टू, मान लो ये ए बी ले लेते हैं हम लोग, ए बी या डेल्टा एक्स ले लो, जो ले लो, या एक्स ले लो, एक्स अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो x इक्वल टू हो जाएगी 5 इंटू 10 पावर -2 मीटर। अब हमें E निकालना है, तो E बराबर -dv/dx। dv क्या है, 10 - 20 फाइनल वो है। तो -10 अपॉन 5 इंटू 10 पावर -2 E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा इसी डायरेक्शन में, तो हमें क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1000/5 यानी 200 न्यूटन पर कूलम ले लो या वोल्ट पर मीटर ले लो, जो भी ले लो। और वो कितने डिग्री एंगल पे होगा, तो ये देखो, ये आपका है 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा, चूँकि इक्विपोटेंशियल सरफेस और पैरेलल में है, और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, ये 120 डिग्री। तो हमें क्या लिखना है, E इक्वल टू 200 न्यूटन पर कूलम एट एन एंगल 120 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। ये सभी में एंगल्स बराबर ही होंगे, अलग नहीं होंगे, बराबर होंगे एंगल। इसमें देखते हैं, फील्ड के परपेंडिकुलर चलते हैं तो पोटेंशियल में आपके कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो जो ए का वहीं बी का, पोटेंशियल ए और बी में कोई चेंज नहीं आएगा, डेट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, सबका पोटेंशियल क्या है, 10 है, और वो फील्ड के देखो परपेंडिकुलर है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएं, तो ए और बी का पोटेंशियल होगा सेम, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। और चूंकि फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होती है, तो ये सी से ज़्यादा होगा, यानी ग्रेटर देन सी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब फील्ड के डायरेक्शन में ही डाइपोल को रखा जाए, यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो डाइपोल -q और +q, डाइपोल भी इधर ही रखा जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अब इसको अगर हम रोटेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट डेरिवेशन जो आता है वो कैसे आता है, आप ये भी जान लीजिए, टॉर्क इनटू डी थीटा, जो कि वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका टॉर्क लिखते हैं P sin थीटा डी थीटा। वहाँ से जो डेरिवेशन होकर पोटेंशियल एनर्जी आता है वो याद रखना है नीट में, -P cos थीटा, ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी then dipole is placing in a uniform electric field, that is the potential energy। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये डाइपोल मोमेंट है भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, that is पोटेंशियल एनर्जी। ये सब फॉर्मूले आपको एट द टाइम याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। So potential energy when dipole is placing in a uniform electric field, it will -P cos theta, और एक ही ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। वैल्यू ऑफ ये भी डिराइव किया जाता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही बताया था कितना होता है,
2kp/r3, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में RQ का टर्म आता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में kp/r², ये डेरिवेशन से आता है kp/r²। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डॉट प्रोडक्ट तो हो सकता है, क्रॉस का तो चांस ही नहीं है। तो जब एक बार और डॉट करेंगे, अब p डॉट r, ये तो फॉर्मूला है, अब डॉट r की है तो नीचे RQ आना चाहिए। सो उस हिसाब से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, k डॉट p डॉट r, और नीचे भी क्या हो जाएगा RQ, अगर वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। 8 drops of mercury of equal radii possessing equal charge combined to form a big drop, then capacitance। अच्छा, कैपेसिटेंस आ गया तो सबसे पहले ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4πε0r। किसी भी स्फेरिकल शेप का पोटेंशियल, यानी कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू 4πε0r है। अब 8 ड्रॉप है, मान लेते हैं 8 इंटू वॉल्यूम इनका सेम रहेगा 4/3πr³ इक्वल टू 4/3 R³। 4/3 से 4/3 कैंसिल, r की वैल्यू 2 टाइम्स r हो जाएगी, यानी दुगना r बढ़ेगा तो c डैश की वैल्यू हो जाएगी 4πε0 इंटू 2 टाइम्स r, यानी c डैश दुगनी हो जाएगी आपकी कैपेसिटेंस। देन द कैपेसिटी वीगर ड्रॉप, यानी वीगर ड्रॉप की कैपेसिटी इंडिविजुअल जो थी उससे डबल हो जाएगी। दिस इज योर 2 टाइम्स। n आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप, अब फिर से आ गया n आइडेंटिकल spherical drop। ड्रॉप सेम पोटेंशियल वी आर कंबाइंड टू फॉर्म बिग ड्रॉप। अच्छा, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, ठीक है, बहुत बढ़िया, मान लिया। तो पहले तो एक बात बताओ, एक ड्रॉप पे हम लेते, एक ड्रॉप रेडियस r ले लेते हैं, इसकी पोटेंशियल हम लिखते हैं v बराबर kq/r। अब ऐसे n ड्रॉप हैं और वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन मतलब फिर से वॉल्यूम सेम, तो n इंटू 4/3πr³ इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/3π कैपिटल R³। 4/3 से 4/3 कैंसिल, r की वैल्यू हो जाएगी n पावर 1/3 इंटू r। अब न्यू जो पोटेंशियल होगी वी न्यू वो क्या होगी, n टाइम्स चार्ज चढ़ जाएगा, n kq अपॉन n पावर 1/3r, ये ऊपर जाएगा तो वी न्यू जो बनेगी वो बनेगी n पावर 2/3, ये घट जाएगा kq/r, और kq/r तो मैं पहले से v लिखा हूँ, तो जो v न्यू होगी n 2/3 इंटू v। दिस इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्लेट ऑफ इक्वल। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस जिससे जुड़ा रहता है उसकी पोटेंशियल a मान लेंगे, और फिर देखते हैं इससे कौन जुड़ा है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो a जिसके क्रॉस निकालना है उसको यहाँ रख देंगे a और ये रखेंगे b। पहला देखो, ये a और ये b के बीच में जुड़ा गया है, जोड़ दो, कैपेसिटेंस लिख लेते हैं c। अच्छा, ये दोनों b में जुड़ा हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट है, ये एक ही प्लेट है, कंफ्यूज के लिए हमें लग रहा है तो उसको नहीं देखेंगे। फिर ये a और b, ये देखो ऐसे जुड़े हैं, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो c इक्विवेलेंट कितना होता है 2c। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ते हैं, c1 + c2, और c की वैल्यू कितनी है
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 4 condensers are joined as shown in the adjoining figure. The capacity of each is 8 माइक्रोफैराड। अच्छा, इसका भी 8 है, देखो ये भी आपका 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब देखो ये B से जुड़ा है तो ये भी B हो गया, ये भी आपका B हो गया, दोनों B हो गए। अब ये A हो गया, ये भी आपका क्या हो गया A, और ये भी A, और ये भी क्या हो गया आपका A। अब देखो ये भी AB 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 AB, मतलब चारों कैसे जुड़े हैं, कुछ इस तरह से पैरेलल में। ये 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये आपका A और ये आपका B। अब बिल्कुल भी आसान हो गया आपके लिए सेटअप पूरा बढ़िया से कि C इक्विवेलेंट जो बनेगा वो बनेगा 8 इंटू 4 यानी 32 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन। तो ये भी एक अच्छा सा सवाल है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट इज, इसको देखो, ये C और C 2C और फिर 2C कैसे है सीरीज में, ये दोनों पैरेलल है। यहाँ से शुरुआत करो, ये दोनों पैरेलल हो गए तो 2C और 2C फिर C, फिर C 2C और फिर 2C C। P और Q के बीच निकालना है ना, और गिवन सर्किट किसके बीच, P और Q के ही बीच। तो ये हो गया आपका 2C, फिर 2C कितना हो गया आपका C, फिर C कितना 2C, फिर 2C C और फिर 2C 3C, यानी ऑप्शन नंबर 1। एक बार देख लो इसको कैसे भी मैंने किया, एक बार और देखो, सभी लोग देखें इधर। ये देखो ये दोनों आपस में C और C कैसे हैं 2C, फिर ये 2C और ये 2C दोनों सीरीज हो गए। तो देखो 2C इंटू 2C अपॉन 4C सीरीज में ही होता है, तो ये आ गया आपका C, यानी ये पूरे को हटा के हम क्या लिख देंगे C। फिर C और C कैसे हैं आपके, ये C और ये C मिलके कैसे, फिर 2C पैरेलल, और फिर 2C C और फिर C 2C के साथ सीरीज पैरेलल, तो डेट इज द 3C। A capacitor having capacitance C is charged to a voltage V. It is then removed and connected in parallel with another identical capacitor. ये देखो आसान सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक है, कई मेथड हैं इसके, कितने सारे गणित हैं इसके। एक कैपेसिटर है, ध्यान से, कैपेसिटेंस C है, इसको हमने वोल्ट V से चार्ज कर दिया, वोल्ट V, चार्ज टू वोल्टेज V। इट इज देन रिमूव्ड, अब इसको रिमूव्ड कर दिया गया, मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया CV। अब ये CV चार्ज उससे बना रहेगा, ऐसा नहीं कि बैटरी हटाने के साथ चार्ज गायब हो जाए, नहीं, उस पर स्टोर हो गया, कैपेसिटर मतलब चार्ज होल्ड कर लिया उसने। अब हम इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ लगा रहे हैं जो अनचार्ज है, मतलब वो चार्ज को पैरेलल है, और दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो चार्ज को बांट लेंगे आधा आधा। हाँ, अगर आइडेंटिकल नहीं रहते तो दोनों के क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता, चूँकि ये क्लोज लूप में पोटेंशियल कितना होता है 0। तो यहाँ तो बहुत ही आसान हो जाएगा, दोनों चार्ज को बांट लेंगे, यानी इस पे चार्ज Q/2 और इस पे भी Q/2, और Q का मतलब कितना CV/2 इज द राइट आंसर। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो, और आइडेंटिकल नहीं रहते तो फिर हम यहाँ से पोटेंशियल को, नेट पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द लूप बिकम्स 0, और उसके लिए क्या करते, यहाँ से Q चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर Q चार्ज ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं कितना, CV - Q/C,
इज इक्वल टू Q बाई सी, या 2C और 3C जो भी रहता। जैसे मान लो बेसिक मेथड से भी मैं एक बार बता दूं आपको कि अगर मान लो ये चार्ज कैपेसिटेंस अलग रहते तो यहाँ से हम Q चार्ज लेते और Q इसको दे देते, तो यहाँ का चार्ज कितना CV माइनस Q अपॉन यहाँ का कैपेसिटेंस बराबर यहाँ का पोटेंशियल कितना Q बाई C। अगर C नहीं रहता 2C रहता तो 2C लिखते, C से C कट गया, यहाँ भी आपका 2Q का वैल्यू CV और Q का वैल्यू आपका BB CB बाई 2 ही आ रहा है। तो दोनों तरह से हम कह सकते हैं। खैर ये तो आसान था कि आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल नहीं रहता तो हम ऐसे कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। Two condensers C1 and C2 in a circuit are joined as shown in the figure. The potential of point A is V1 and that of is V2. D का पोटेंशियल पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या करेंगे यहाँ पे V1 माइनस VD, द पोटेंशियल D पूछ रहा है, बराबर ये दोनों में जो चार्ज जाएगा, चार्ज कितना जाएगा, चार्ज जाएगा आपका सेम Q और Q, चार्ज चेंज नहीं होगा। तो यहां क्या रख देंगे हम लोग Q बाई C1। अब Q की वैल्यू कितनी रखते हैं, Q रखते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V। V कितना रहेगा V1 माइनस V2, चूंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। C इक्विवेलेंट कितना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये आ जाएगा। ये बेसिक मेथड में बता दे रहा हूँ कि कितना भी टफ कोई करे हम ऐसा कर सकते हैं। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी है, डायरेक्ट C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, नहीं हाफ V1 प्लस V2 अगर डायरेक्ट ऐसे सीरीज में जा रहा है तो Q बाई C1 करेंगे V1 बाई VD, डेट इज ये आ जाएगा आपका C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। देखो C1 से C1 आपका कैंसिल आउट हो गया। सही है। तो हमें VD निकालना है, तो ये आ जाएगा V1 माइनस C2 C1 प्लस C2 अपॉन V1 माइनस V2 इज इक्वल टू VD। V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस C2 V1 प्लस C2 V2, V1 C2 ये देखो दोनों कट गए और ये आ गया आपका C1 प्लस C2 बराबर VD। ये डायरेक्ट फार्मूला भी है हमारा, हमें इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर दो कैपेसिटर हैं तो सीधे लिखते हैं V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2, डायरेक्ट यहाँ से आ गया। तो C1 V1 ऑप्शन नंबर 3 इसका बन रहा है। और हमें याद भी रखना है कि अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस दिए गए हैं और बीच में कहीं भी पूछे तो C1 V1 कैसे कर सकते हैं ये भी हमें देखना है। भाई हमें यहाँ का पूछ रहा है, चार्ज चेंज नहीं होगा तो इस पे चार्ज कितना रहेगा C1 V1 और इस पे चार्ज कितना रहेगा C2 V2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बाकी ये बेसिक मेथड है, कभी भी हमें ऐसा पूछे तो हम यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल और बीच के कैपेसिटर्स Q बाई C1, ये बेसिक्स है बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। A series combination of 3 capacitors of capacities 1 microfarad, 2 microfarad and 8 microfarad connected to a battery of EMF 13 volt पोटेंशियल। फिर वही सवाल है, उस तरह से देखते हैं, सेम क्वेश्चंस है। क्या कह रहा है देखो इधर, सीरीज कॉम्बिनेशन है इनके और कितना 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 13 वोल्ट। ये 13 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो हमसे क्या पूछ रहा है,
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ प्लेट ऑफ 2 माइक्रो, मतलब इसके क्रॉस का पोटेंशियल पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चार इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लें, तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, वो 1 मिनट, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/8 ही रहेगा, और ये रहेगा सॉरी 8, ये 8 प्लस 4 प्लस 1, यानी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 8/13। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, चार्ज सब में सेम रहेगा, एंड चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सी वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, मतलब 8 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा आपका। अब यहाँ का पोटेंशियल कितना, 13, हमें निकालना है ये V1 और ये V2 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा 13 माइनस V1 बराबर 8/1, यानी V1 की वैल्यू आ जाएगी 5 वोल्ट, सॉरी V1 की वैल्यू 5 वोल्ट, और यहाँ जो आएगा ये V1 माइनस V2 हमें निकालना है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इस पे चार्ज हमें तो बस इसका देखना है, तो V1 हमें पता, अगर हमसे V2 भी पूछे तो हम V2 भी निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसके क्रॉस देखना है, हमें ये पूरा इतना गुणा गणित की ज़रूरत नहीं है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, बट बता दिया कि अगर V1 V2 निकालना तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, V1 निकाल लिया, फिर V2 यहाँ से निकाल कर और सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो ये कितना, Q/C, सो चूँकि चार्ज तो सब पे सेम ही रहेगा, सो V1 माइनस V2, यहाँ का पोटेंशियल V1 ले लिया, यहाँ का V2 ले लिया, और यहाँ मैंने 0 ले लिया, यहाँ 13 ले लिया। तो Q कितना है, दैट इज़ द 4 वोल्ट इज़ द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर वन इज़। तो आपका 4 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, यानी इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, सॉरी 8 वोल्ट, कहाँ चला गया, V1 की वैल्यू 5 बट पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। A capacitor of capacitance 6 microfarad is charged up to 100 volt. The energy stored का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², तो हाफ C कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे C है इंटू 6 इंटू 10 पावर -6 एंड 100 वोल्ट, मतलब 100 इंटू 100, तो 2 3 ज़ा, ये कट गया, -2 बचा, 0.03 जूल इज़ द राइट आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, कोई नहीं मैच कर रहा है, यही देखते हैं, ये होना चाहिए 0.03 जूल, या ये भी हो सकता था 10 पावर -2, तो इन दोनों में से कोई एक बन सकता है, बाकी तो कोई नहीं बनेगा। ये दोनों तो आपके गलत हैं और ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन मैं कोई टिक आउट नहीं कर रहा हूँ, बट इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए। A 40 microfarad capacitor in a defibrillator is changed 3000 volt. The energy stored is sent through the patient during pulse duration. Power. तो सबसे पहले तो एनर्जी निकाल के टाइम से डिवाइड कर दो। एनर्जी कितना, हाफ CV², C की वैल्यू कितनी है 40 इंटू 10 पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6, 9 इंटू 10 पावर 6 होगा, चूँकि 3 और का स्क्वायर 6, तो ये देखो ये दोनों आपस में कट गए, ये बच गया आपका 20, यानी 180
और पावर कितना u/t यानी 180/2 मिली सेकेंड, 2 मिली मतलब 10⁻³ यानी 90 × 10⁻³ यानी 90 किलोवाट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। On increasing the plate separation of an isolated charge condenser, the energy क्या होगा? On increasing the plate separation, मान लो ये plate separation है आपका, तो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब इस पर चार्ज रहेगा, तो U की वैल्यू क्या लिखेंगे Q²/2C। अब C की वैल्यू कितनी होती है ε0A/d, तो U की वैल्यू हो जाएगी Q²/2ε0A × d। चूँकि आइसोलेटेड है तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, और क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज चेंज नहीं होगा, Q²/2C, हाफ CB² नहीं, क्योंकि हमें वोल्टेज पता नहीं है ना। चार्ज आइसोलेटेड का मतलब है कि उसको चार्ज करके और बैटरी रिमूव कर दिया गया, यानी चार्ज उस पर स्टोर रहेगा, सो डेट इज द Q²/2C। तो D ऊपर जाएगा, एंड D अगर हम क्या कर रहे हैं इंक्रीजिंग द, तो ऑब्वियस सी बात है ये एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी, बिल्कुल डेफिनेटली। Two capacitors A and B are connected in a series with a battery as shown in figure. When the switch S is closed, the capacitor get fully charged. Then आसान सा सवाल है, क्या पूछ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले ये देखो चार्ज कितना आएगा इस पे, C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट मतलब 6/5 इंटू 10 यानी 12 कूलम, 12 माइक्रो कूलम, सॉरी। तो चार्ज तो 12 माइक्रो कूलम आ गया, यानी 12 माइक्रो कूलम इज द चार्ज, और वो चार्ज इस पे भी रहेगा और इस पे भी रहेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना 10, यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेंगे V1 और फिर ये आपका 0। तो अब हमें निकालना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। सिंपल है सवाल भाई, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो 12/2 यानी 6 वोल्ट, और इसके क्रॉस 4 वोल्ट। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट इज 4 वोल्ट, नहीं 4 वोल्ट नहीं, गलत। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट इज 6 वोल्ट एंड अक्रॉस 4 वोल्ट, दैट इज द करेक्ट वन। In a dielectric substance is introduced between the plate of isolated charge, air gap, डायलेक्ट्रिक को डाला गया, the capacitor will अच्छा, if a dielectric substance is introduced between the plate of isolated charge air gap capacitor, the energy of capacitor will be, अब देखो फिर आइसोलेटेड है, सो Q²/2C, हमने डायलेक्ट्रिक इसमें डाला है, तो डायलेक्ट्रिक डालने से Q²/2 ε0AK × d। अब एनर्जी हमने तो डाल दिया है, सॉरी डायलेक्ट्रिक डाल दिया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी डेट इज डिक्रीजेस। अ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर विद एन air medium between the plates has capacitor 10 microfarad. The area of capacitor is divided into 2 equal half. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं C की वैल्यू कितनी बाई D, डायलेक्ट्रिक डालने के बाद K। तो इसका एरिया क्या हुआ है, एरिया हमने आधा आधा लिया है, डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी एरिया A/2 हो जाएगा। तो C बराबर ε0A/d इंटू ये भी 2 और ये भी 2 इसमें कट गया, ये हो गया आपका 10 माइक्रोफैरड। अच्छा, ये C1 हो गया। C2 कितना, ε0A/d, K है 4/2, डिस्टेंस तो एरिया आधा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रोफैरड, और दोनों सीरीज पैरेलल में जुड़े हुए हैं,
तो डेट इज C1 प्लस C2, 30 माइक्रोफैरड इज द राइट आंसर फॉर द पर्टिकुलर वन। In the circuit here, the steady state voltage across capacitor C is fraction of battery EMF. The fraction is decided by, अच्छा, स्टडी स्टेट में इसमें कोई भी करंट या जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। यानी जो भी चार्ज जाएगा या करंट वो इधर, इधर और इधर, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा और इधर निकल जाएगा। यानी इस सर्किट में अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। देखो इधर ये केवल कैपेसिटर होगा, ये आपकी बैटरी होगी और ये एक ऐसे होगा, ये R1 और ये R2। तो कह रहा है in the circuit here steady state voltage across capacitor C is a fraction of battery EMF। ठीक है, the fraction is decided by, अब ये किसके चलते डिसाइड होगा भाई, तो इसमें कितना होगा, यहाँ का कुछ पोटेंशियल और कुछ यहाँ का पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखें। तो इसमें तो कोई चार्ज करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट में क्या आएगा, V बाई R1 प्लस R2, यानी दोनों आएंगे। तो R1 ओनली नहीं, गलत है, R1 एंड R2 ओनली, हाँ ये सही है, R3 तो होगा ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर 2, चूँकि करंट में ये तो काउंट नहीं होगा, बट करंट जो होगा वो इसमें ना जाके ये पूरा ऐसे आएगा। तो जो भी इसका फ्रैक्शन डिसाइड होगा पोटेंशियल का, उसमें R1 R2 दोनों का रोल रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। अ फ्लैट सर्कुलर फिक्स डिस्क हैज़ अ चार्ज प्लस Q uniformly distributed on the disk. A charge plus Q is thrown with a kinetic energy K towards the disk along its axis. एक डिस्क है, और हमने Q को फेंका है, तो कह रहा है मे हिट द डिस्क, हो सकता है सेंटर पे हिट कर सके, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। और डिस्क को हिट बहुत ज़्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो हो सकता है हिट कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, कर सकता है। मे रिटर्न बैक, हो सकता है अगर हमने कम काइनेटिक एनर्जी दिया तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज बीच में से किसी क्लोज सेपरेशन से लौट सकता है वापस, ये भी सही होगा बिल्कुल। मे रिटर्न बैक अलोंग इट्स पाथ विदाउट टचिंग डिस्क, मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी एनी ऑफ द अबव 3 पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन के, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, 4th ही है, कोई भी पॉसिबिलिटीज है। और चार्ज पार्टिकल A है, चार्ज Q पार्टिकल B, आपको ऑलरेडी सॉल्व किया था मैंने, 1:2 ही आया था इसका। QV इक्वल टू हाफ m VA स्क्वायर और 4QV इक्वल टू हाफ m VB का स्क्वायर, दोनों का रेशियो लेंगे। सो VA बाई VB इक्वल टू आपका 1/2 ही आएगा, दोनों का अगर रेशियो लेंगे। तो ये आपका पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का ये सीरीज फर्स्ट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। सेकंड एज सुन एज पॉसिबल मैं फिर उसको भी लॉन्च करूँगा, एंड नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्कस करेंगे। ओके बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।